Hello humans, welcome to Humanities Hub classes once again. जैसा कि मैं आपको पहली दो वीडियोस में बता चुकी हूँ, हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक 2 पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर नंबर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के पहले दो पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं। ये हमारे चैप्टर का पार्ट 3 और लास्ट पार्ट है जिसमें हम आगे का चैप्टर कवर करेंगे। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स डाइव इनटू द चैप्टर। ओके, तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि हैदराबाद, जूनागढ़, मणिपुर ऐसे कुछ स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स थी जिनको बहुत डिफिकल्ट था यूनाइट करवाना इंडियन यूनियन के साथ। तो सबसे पहले हम हैदराबाद की एक बार स्टोरी पढ़ लेते हैं कि हैदराबाद इंडिया का पार्ट कैसे बना। हैदराबाद लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था इंडिया का, राइट। उसमें जो निजाम थे, हैदराबाद के रूलर को निजाम बोला जाता है, ठीक है। तो जो निजाम थे वो वन ऑफ द रिचेस्ट मैन थे ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड के। अब निजाम ने क्या बोला? निजाम ने बोला कि हम इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहते हैं। जो हैदराबाद है वो इंडिपेंडेंट रहेगी, वो ना इंडिया को ज्वाइन करेगी ना पाकिस्तान को ज्वाइन करेगी। पर उन्होंने इंडिया के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन बताया था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन एक तरह का एग्रीमेंट है जो प्रिंसली स्टेट साइन करते हैं जब वो अग्री करते हैं कि हाँ, अब वो इंडियन यूनियन का पार्ट है, ठीक है। बट स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या है कि जो इंटरनल कंट्रोल है वो तो निजाम का ही रहेगा, बट जो इंडिया है वो हैदराबाद के फॉरेन अफेयर्स को टैकल कर सकता है, ठीक है। क्या है इसमें कि जो इंटरनल कंट्रोल है वो तो निजाम का ही रहेगा हैदराबाद के ऊपर, पर इंडिया जो है वो फॉरेन अफेयर्स को हैंडल कर सकता है हैदराबाद के। और निजाम ने ये चीज बोली कि मैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर रहा हूँ, बट इंडियन आर्मी के जो ट्रूप्स हैं जो सिकंदराबाद में लोकेट किया गया है, एलोकेट किया गया है जिनको, उनको जल्द से जल्द वहां से हटाया जाएगा। तो जो ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है वो इंडिया के साथ हैदराबाद ने साइन किया 1947 में। ओके, तो अब कहानी क्या थी कि निजाम जो था वो बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव रूलर था। ही वॉज रियली रियली एन ऑप्रेसिव रूलर। उसके खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, मूवमेंट स्टार्ट हुए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और हैदराबाद कांग्रेस जो थी उन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया। पीजेंट्री क्लास और जो विमेन्स थे उन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्टेड जो थे उसके ऑपरेशन से, निजाम के ऑपरेशन से सबसे ज्यादा इफेक्टेड जो एक क्लास थी वो पीजेंट्री क्लास थी, ठीक है। अब निजाम भी चुप रहने वालों में से था नहीं। निजाम ने क्या किया? निजाम ने रजाकर्स को अपनी टेरिटरी में भेज दिया। रजाकर्स इज बेसिकली अ पैरामिलिट्री फोर्स। हैदराबाद की जो पैरामिलिट्री फोर्स थी उसको रजाकर्स कहा जाता था, ठीक है। तो अब बात क्या थी? रजाकर्स की कोई लिमिट्स नहीं थी एट्रोसिटीज की। वो उन्होंने लोगों का मर्डर किया, लड़कियों का रेप किया, लोगों को बहुत ब्रूटली किल किया गया। फाइनली सितंबर 1948 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने हैदराबाद का कंट्रोल अपने ऊपर लिया। बहुत ज्यादा लड़ाई हुई, बहुत ज्यादा लड़ाई होने के बाद निजाम जो थे हैदराबाद के उन्होंने सरेंडर किया और फाइनली हैदराबाद जो है वो इंडिया का पार्ट बन चुका उसके बाद, ठीक है। तो हैदराबाद जो था वो इंडिया का पार्ट बन गया था। अब दूसरी स्टोरी क्या है? मणिपुर की। हैदराबाद की हम स्टोरी पढ़ चुके हैं, मणिपुर की स्टोरी बहुत छोटी सी है। महाराजा ऑफ मणिपुर बोधा चंद्र सिंह महाराजा थे मणिपुर के। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया, पर ये चीज बोली कि ठीक है हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर रहे हैं, पर जो इंटरनल ऑटोनॉमी है वो अभी भी बोधा चंद्र सिंह के पास ही रहेगी। इंटरनल ऑटोनॉमी जो है वो अभी भी जो किंग है वहां का, बोधा चंद्रा सिंह महाराजा है, उनके हाथ में रहेगी। बहुत सारा पब्लिक प्रेशर उनके ऊपर आया 1948 में। पब्लिक प्रेशर के चलते महाराजा ने इलेक्शंस करवाए मणिपुर में, और मणिपुर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की उसके बाद बना।
पर मणिपुर फर्स्ट पार्ट है इंडिया का जहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे. दिस इज रियली रियली इम्पोर्टेंट. सो दिस वाज फॉर द मणिपुर. ये मणिपुर की स्टोरी थी. अब बारी आती है हमारे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर के, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है. तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, नाम से ही पता लग रहा है स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना. अब अगर हमें स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना है तो इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि हमें इंटरनल बाउंड्रीज ड्रॉ करनी पड़ेगी इंडियन स्टेट्स की. हमें इंटरनल बाउंड्रीज ड्रॉ करने की जरूरत है इंडियन स्टेट्स की. अब ओपिनियन क्या था? ओपिनियन ये था कि जो इंटरनल बाउंड्रीज हैं वो इस तरीके से ड्रॉ करनी चाहिए कि उसमें हमारा लैंग्वेज, हमारा कल्चर रिफ्लेक्ट करे. पर हमारे लीडर्स ये मानते थे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि इंडिया के और डिवाइड होने के चांसेस हैं. हो सकता है इन फ्यूचर इंडिया यूनाइट ना रहे और ऐसी डिमांड्स उठे कि हमें अलग कंट्री चाहिए. लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे ऐसी डिमांड्स उठने के चांसेस थे, विच कुड लीड टू डिसइंटीग्रेशन. ठीक है, तो अब हो सकता है कि अगर ये डिमांड्स उठती रहेंगी तो जो सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उस टाइम पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे डील करने, हमारा ध्यान उनसे हट जाए. तो लीडर्स ने ये डिसाइड किया कि चलो अभी के लिए इस प्लान को पोस्टपोन किया जाए. क्यों? क्योंकि लोगों के माइंड में अभी भी पार्टीशन की मेमोरीज ताज़ा हैं. अभी अभी पार्टीशन हुआ है, हम ये डिसीजन एकदम से नहीं ले सकते. हो सकता है लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएं. हो सकता है इस चीज का गलत इम्पैक्ट हमारे इंडियन टेरिटरी, इंडियन सोसाइटी पे पड़े, लोगों के माइंड पे इस चीज का गलत इफेक्ट पड़े. बट ये जो पोस्टपोन करने का डिसीजन था, इसको चैलेंज किया लोकल लीडर्स ने और वहां के लोगों ने. अब चैलेंजेस कैसे आए वो आगे हम स्टोरी देख रहे हैं. सबसे पहली चीज, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए. तेलुगु स्पीकिंग एरियाज जो थे, तेलुगु स्पीकिंग एरियाज कौन से थे? ओल्ड मद्रास प्रोविंस था जो हमारा तेलुगु स्पीकिंग पीपल था. उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? तमिलनाडु के कुछ, तमिलनाडु, कुछ पार्ट्स आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका के तेलुगु स्पीकिंग एरियाज में आते थे. ठीक है, उन्होंने विशाल आंध्र मूवमेंट स्टार्ट किया. विशाल आंध्र मूवमेंट किस लिए था? तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए एक अलग स्टेट फॉर्म करना, इसलिए विशाल आंध्र मूवमेंट स्टार्ट किया गया. अब इसके जो लीडर थे वो पोटी सिरामुल्लू थे. एक कांग्रेस लीडर थे, वो फास्ट पे गए, इनडेफिनेट फास्ट, 56 डेज का फास्ट था, जिसकी वजह से उनकी डेथ भी हुई. इसके बाद लोगों का गुस्सा बढ़ गया, है ना. एक लीडर की डेथ हुई है जो उनके राइट्स के लिए, उनकी कही हुई बात के लिए लड़ रहे थे. उनकी डेथ हुई है. लोगों ने अपनी पोस्ट से रिजाइन करना शुरू कर दिया. लोग स्ट्रीट्स पे आ गए, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया. काफी लोगों की जान भी गई, काफी लोग इंजर भी हुए इन सब के चलते. और दिसंबर 1952 में फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, वो आंध्र प्रदेश को फॉर्म कर रहे हैं. 1952 दिसंबर में आंध्र प्रदेश फॉर्म हुआ. इसके बाद बहुत सारे स्ट्रगल और अराइज हुए, बहुत सारे लैंग्वेज के बेसिस पे और डिमांड्स अराइज हुई, जिनको पूरा करने के लिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को अपॉइंट किया गया. किसने अपॉइंट किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया 1953 में. और ये बोला गया कि स्टेट्स को बाउंड्रीज ड्रॉ करी जाएंगी, स्टेट्स की लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही करी जाएंगी. फाइनली रिपोर्ट आई, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है उसकी रिपोर्ट आई 1956 में. और क्या रिकमेंडेशंस दी गई? इसकी रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग 14 स्टेट्स फॉर्म हुई और 6 यूनियन टेरिटरीज को फॉर्म किया गया. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर. ये चैप्टर की जितनी मैं वीडियो डिटेल में कवर कर सकती थी मैंने कोशिश करी है. अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, प्लीज फील फ्री टू कमेंट.
सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि आगे आने वाली कोई वीडियो आप मिस ना करो। प्लीज लाइक माई वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।